जय हिंद दोस्तों। हिमाचल प्रदेश जुडिशरी की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है, फॉर्म भरे जा रहे हैं और आज का जो सेशन है वो हिमाचल प्रदेश जुडिशरी के प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्री का एग्ज़ाम मार्च महीने में 2025 में होने वाला है। 2 तारीख को एक्सपेक्टेड डेट रखी गई है एग्ज़ाम की। आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, तो प्रीलिम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम लोग पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज का हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट 1976। हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट 1976 में क्या क्या वो बातें इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट और भी हो जाता है क्योंकि मेंस का भी इसके अंदर कवरेज मिलेगा आपको। तो सबसे पहले सिलेबस तो आपको पता ही होगा। सिलेबस में आपने देखा होगा 50-50 मार्क्स के 3 पेपर हैं। 50-50 मार्क्स के 3 पेपर है, जिसमें जो पहला पेपर है आप कह सकते हैं, पहला पेपर है सिविल लॉ का, सिविल लॉ फर्स्ट, सेकंड है सिविल लॉ सेकंड है, इसके बाद थर्ड है क्रिमिनल लॉ, थर्ड है क्रिमिनल लॉ। ये सभी तीनों पेपर के सिलेबस मेंस में भी हैं, प्री में भी हैं, सेम है। 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे जो कि 100 मार्क्स का होगा। 50 क्वेश्चन इसमें होंगे 100 मार्क्स का होगा, 50 इसमें होंगे 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो चलिए अब आपको टोटल 3 घंटे का समय दिया जाएगा, एक एक घंटे का ये पेपर होता है। तो ये तो रही सिलेबस की बात। आज जो हम लोग एक्ट पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट, ये कोर्ट एक्ट सिविल लॉ फर्स्ट इसके अंदर में आता है, यानी कि पहला पेपर जो है उसके अंदर में ये आपका जो एक्ट है वो इसके अंदर पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले एक्ट को जानने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें समझना है, याद करना है इस एक्ट को पढ़ने से पहले। चलिए सबसे पहली चीज, कोर्ट का स्ट्रक्चर आपने अपनी जुडिशरी में अपनी एलएलबी करते समय आपने पढ़ा होगा। इस एक्ट की जरूरत क्यों है और क्या है इसके बारे में समझिए। सबसे पहले आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश कौन से स्टेट से मिल हट के बना था? पंजाब से। पंजाब से अलग होकर हिमाचल प्रदेश बना था, और पंजाब से अलग होकर जब हिमाचल प्रदेश बना था तो उस समय यानी कि 1971 का समय था। 1971 में हिमाचल प्रदेश बना था। इसके बाद 1976 में ये एक्ट आया, हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सिनेरियो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट आप नाम से ही समझ रहे हैं। कोर्ट एक्ट का मतलब होता है, कोर्ट एक्ट का मतलब क्या हो सकता है? कोर्ट एक्ट का मतलब जो कोर्ट से बात करता है, कोर्ट्स की जो हायरार्की के बारे में बात करता हो, कोर्ट के अपीलेंट पावर के बारे में बात करता हो। इसमें हम लोग 3-4 चीजें इस एक्ट में पढ़ने वाले हैं। एक तो हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कोर्ट क्या हैं, टाइप्स ऑफ लोअर कोर्ट हम लोग देखेंगे इसके अंदर, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे अपील के बारे में, अपील्स के बारे में पढ़ेंगे, अपील्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 2 चीजें हैं जो आपको दिखेंगी मुख्य रूप से। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्री चीजें भी हैं, इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्री चीजें हैं। अब देखिए ये 3 चीजें आपको मैंने बेसिक बातें बताई, ये तीनों चीजें मुख्य रूप से हम लोग सिविल लॉ से रिलेटेड पढ़ेंगे। इस एक्ट को पढ़ने से पहले ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैं आज क्या पढ़ने वाला हूँ, सिविल लॉ पढ़ने वाला हूँ। सिविल लॉ में हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट पढ़ने वाला हूँ। हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट में मुख्य रूप से ये 3 चीज़ों के बारे में बात की गई है, टाइप्स ऑफ कोर्ट के बारे में, अपील्स के बारे में, सप्लीमेंट्री कुछ बातें बताई गई हैं, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा आपने एक एक्ट का नाम सुना होगा, प्रोविंशियल स्मॉल काउज कोर्ट। स्मॉल काउज कोर्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा। स्मॉल काउज कोर्ट ये वो कोर्ट होते हैं जो पिटी ऑफेंसेस यानी कि छोटे ऑफेंसेस से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हैं। तो सबसे पहले यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं कोर्ट की हायरार्की। कोर्ट की हायरार्की क्या है इसको एक बार क्लियर से समझिए, ध्यान से समझिएगा। ये स्टार्टिंग है। मैं चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट आज मेरे इस क्लास से जुड़ा हुआ है वो सभी स्टूडेंट को क्लियर रहे कि क्या क्या उन्हें पढ़ना है, और एक्ट को पढ़ने से पहले आपका बेस क्लियर होना जरूरी है। तो बेस को पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले चीज
इस एक्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ एक्ट कोर्ट के बारे में बात की गई है, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि हमारे कंट्री में कोर्ट की हायरार्की क्या है। कोर्ट की हायरार्की की बात करें तो सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे अगर आप आएंगे तो आपको हाई कोर्ट दिखेगा। सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट पड़ेगा। हाई कोर्ट हर एक स्टेट के अंदर है, किसी किसी एक स्टेट में, 2 स्टेट के लिए भी एक हाई कोर्ट है, बट हाई कोर्ट पड़ेगा। हाई कोर्ट के नीचे आएंगे तो डाइवर्सिटी बढ़ती जाती है। डाइवर्सिटी कैसे बढ़ती है आप जरा इसको देखिए ध्यान से, क्या क्या डाइवर्सिटी बढ़ती है। एक डाइवर्सिटी होता है मेट्रोपॉलिटन सिटी में। मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेट्रोपॉलिटन एरिया आप बोल सकते हैं। ये मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया जो कि बड़े जो 10 लाख से ऊपर वाले हैं, जैसे आपके दिल्ली हो गया, है ना, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, इस तरह की जो हैं आपके जो सिटीज़ है वहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बोलते हैं उनको। तो एक तो हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया। दूसरा जो एरिया है, दूसरे एरिया में आप बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट। दूसरे में डिस्ट्रिक्ट यानी कि आमतौर पर हमारे राज्य के अंदर अलग अलग जो राज्य हैं, बिहार है, झारखंड है, यूपी है, इन सभी राज्यों के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट है और मेट्रोपॉलिटन एरिया हो गया। ये 2 डिवीजन हुआ बेसिक लेवल पे। अब इसके नीचे के डिवीजन की बात करते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोर्ट 2 भाग में बटे हुए हैं। एक आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, एक को हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं और एक को हम कहते हैं सेशन कोर्ट। एक को हम बोलते हैं सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट किसे कहते हैं? जिला एवं सत्र न्यायालय। आपने देखा होगा कोर्ट में लिखा रहता है, मूवी में भी आपने देखा होगा, कोर्ट तो गए ही होंगे आप, जिला एवं सत्र न्यायालय। सत्र न्यायालय, ठीक है, तो जिला एवं सत्र न्यायालय इसी को बोलते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको बोलते हैं जो सिविल मामलों से डील करता हो, और सेशन बोलते हैं उसको जो क्रिमिनल मामले से डील करता हो। सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब इन दोनों के नीचे अगर आएंगे तो सेशन कोर्ट के नीचे में आपका सीजीएम हो गए, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो गए, सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट हो गए, इनके नीचे में आते हैं। ठीक है, ये हो गया क्रिमिनल हायरार्की। सिविल में आएंगे आप तो सिविल में सिविल जज होते हैं, सिविल जज। इसके नीचे आप आएंगे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज बोलेंगे, सिविल जज। सिविल जज के नीचे अगर आप आएंगे तो उसके नीचे प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज, प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। और इसके नीचे होते हैं जूनियर सिविल जज। जूनियर सिविल जज यानी कि जो डायरेक्ट वैकेंसीज जिससे जज बनते हैं किसी भी स्टेट में, मुख्य रूप से जो स्टार्टिंग जो विदाउट एक्सपीरियंसेस वाली होती है उसकी पोस्टिंग सबसे पहले यही होती है, जूनियर सिविल जज। तो जूनियर सिविल जज नीचे वाली पोस्ट हो गई। ये फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, इनकी पावर अलग अलग है। ठीक है, अब ये मेट्रोपॉलिटन एरिया में आएंगे तो यहाँ पे सिटी कोर्ट होता है, सिटी कोर्ट होता है, और इसके बाद स्मॉल काउस कोर्ट होता है, स्मॉल काउस कोर्ट होता है। ठीक है, ये आपकी पूरी हायरार्की है। इसको आप होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज हम लोग जो बात करेंगे, चूंकि हिमाचल प्रदेश मेट्रोपॉलिटन एरिया तो है नहीं, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट वाले में आएगा, और हम लोग मुख्य रूप से इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोग इसके बारे में, यानी कि इस जो कोर्ट की आप हायरार्की देख रहे हैं, ये वाली जो कोर्ट की हायरार्की है, इसको हम लोग आज इस पूरे एक्ट में, हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलिए एक्ट के ऊपर आते हैं। एक्ट में जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं बताऊंगा। बेयर एक्ट को ओपन कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए एग्जाम के अंदर 3 से 4 सवाल लगभग आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आपके नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, टोटल 4 चैप्टर दिया गया है इसके अंदर। ठीक है, ज़्यादा बड़ा एक्ट नहीं है, माइनर एक्ट है, 4 चैप्टर है और
30 सेक्शंस दिए गए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको याद रखना है। अब ये 4 चैप्टर्स में अगर मैं बात करूं तो चारों चैप्टर में क्या क्या बातें बताई गई हैं। 4 चैप्टर हैं जिसमें सबसे पहला जो बात करता है प्रिलिमिनरी के बारे में, प्रिलिमिनरी सेक्शंस दिए गए हैं इसके अंदर, प्रिलिमिनरी सेक्शंस। इसके बाद आपको टाइप्स ऑफ कोर्ट की बात की गई है, टाइप्स ऑफ कोर्ट के बारे में बताया गया है। इसके नीचे आएंगे तो अपील्स के बारे में, एपेलेट के बारे में बताया गया है, एपेलेट पावर के बारे में। और चौथे में सप्लीमेंट्री है, ठीक है। चौथा में क्या है, सप्लीमेंट्री है। तो जो हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट है इसे किसने बनाया, इसे हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेचर ने बनाया है दोस्तों, ठीक है। हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेचर ने इस एक्ट को बनाया है और इस एक्ट को पास किसने किया, गवर्नर ने किया है। इस एक्ट को पास गवर्नर ने किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें आती हैं, एक्ट का इन्फोर्समेंट डेट और एक्ट का जो इन्फोर्समेंट डेट है, ठीक है। तो एक आपका हो गया इन्फोर्समेंट, और दूसरा हो गया आपका इनएक्टमेंट, इन्फोर्समेंट और इनएक्टमेंट। ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए जो हिमाचल है, हिमाचल के अंदर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं वो बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछते हैं, नॉर्मल पूछते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं 2 लाइन वाले क्वेश्चन, 3 लाइन वाले क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है, बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्लियर होगा तो आप एग्जाम आराम से क्रैक कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो इन्फोर्समेंट डेट और इनएक्टमेंट डेट की अगर मैं बात करूं तो देखिए 26 मई 1976, 26 मई 1976 का जो ये डेट है ये इन्फोर्समेंट डेट है। 26 मई 1976 को इन्फोर्समेंट डेट है ये, ठीक है, इन्फोर्समेंट डेट है। और इस एक्ट का इनएक्टमेंट कब हुआ था, इनएक्टमेंट हुआ था 4 जून 1976 को। 4 जून 1976 को इनएक्टमेंट हुआ और 26 मई 1976 को इन्फोर्समेंट हुआ, ठीक है। ये दोनों चीज समझ गए। इनएक्टमेंट इन्फोर्समेंट में अंतर तो पता है ना आप लोग को। इनएक्टमेंट उसे कहते हैं, उस डेट को बोलते हैं इनएक्टमेंट, और आपका इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट जिस दिन से लागू हो गया पूरे स्टेट में, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें हैं। चलिए अब आगे आते हैं। अब देखिए, अब हम एक्ट के ऊपर आते हैं, प्रिलिमिनरी के ऊपर, यानी कि पार्ट 1 चैप्टर 1 आप कह सकते हैं। इसमें आप देखिए बेयर को ओपन कर लीजिएगा, हर स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं बेयर को ओपन करके चलिएगा। इजी है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा खिचपिचा नहीं है ये एक्ट। तो आपको सारी एक्ट में आपको फ्री में यहाँ पे पढ़ाऊंगा, एक एक करके सारे लेक्चर हिमाचल के लेके आऊँगा मैं, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा, ठीक है ना। और ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं, PDF वगैरह यहाँ प्रोवाइड आपको मिल जाएगा, चंदन सर टेक्स्ट बुक, ठीक है। चलिए, तो देखिए सेक्शन 1 की बात करते हैं। सेक्शन 1, अब सेक्शन 1 में देखेंगे एज यूजुअल जैसे सभी एक्ट के अंदर होता है, सभी जगह आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, कौन कौन से सेक्शंस हैं, कौन कौन से क्या हैं, ठीक है। तब देखिए सबसे पहला शॉर्ट टाइटल है, ठीक है। अब शॉर्ट टाइटल में अगर आते हैं सेक्शन 1 के अंदर, अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 1 में आपको बेसिकली क्या दिखता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल का मतलब हुआ उसका नाम, एक्ट का नाम, एक्सटेंड का मतलब जुरिस्डिक्शन, और कमेंसमेंट का मतलब वो डेट, जिस डेट से वो लागू हुआ, ठीक है। तो डेट आपको पता ही है। और इस एक्ट का पूरा नाम क्या है, हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट, हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट इस एक्ट का नाम है, ठीक है। इस एक्ट का नाम है हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट। और इसके बाद ये एक्ट कहाँ पर लागू है, हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। इस एक्ट का जो जुरिस्डिक्शन है, इस एक्ट का जुरिस्डिक्शन हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश ही क्या है, इस एक्ट का जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे। और इसके बाद इस एक्ट को, जैसा मैंने बता दिया, गवर्नर ने इसको एसेंट दिया था और ये एक बार में इन्फोर्स हो गया था। सेक्शन 1 में ज़्यादा नहीं है। सेक्शन 2 में आता है डेफिनेशन। मैंने अपने कई बार पिछले एक्ट आपके चैप्टर्स में बोला है, कई बार एक्ट में बोला है। डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन का मतलब होता है कि जो भी वर्ड इस एक्ट के अंदर यूज किए गए हैं, यानी कि अगर हम इस कानून को पढ़ रहे हैं, इस कानून में जो भी वर्ड यूज किए गए हैं उस वर्ड के मीनिंग क्या होंगे वो डेफिनेशन में बताता है। जैसे आप डेफिनेशन में देखिए टोटल 6 डेफिनेशन दिए गए हैं सेक्शन 2 के अंदर, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, क्लॉज ई, क्लॉज एफ।
तो ये सभी डेफिनेशंस को आपको ध्यान से समझ लेना है। अब चूंकि देखिए इसमें कॉमन डेफिनेशंस है, एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए हाई कोर्ट को कहाँ डिफाइन किया गया है, यानी इस एक्ट में कौन सा सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो देखिए बेसिकली पहला जो है सिविल डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट का मतलब बताता है। सिविल डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है कि लोकल लिमिट और प्रिंसिपल जुरिस्डिक्शन ऑफ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। जो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट है, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट मैंने आपको हायरार्की में बताया था कि कोर्ट की हायरार्की क्या क्या है। उसमें जो प्रिंसिपल कोर्ट है यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके जो एरिया होगी उसी को क्या बोलेंगे, उसको जिस एरिया पे वो गवर्न करती है उसको डिस्ट्रिक्ट या सिविल डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद अब देखिए डिस्ट्रिक्ट जज, सेकेंड में डिस्ट्रिक्ट जज किसे कहेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज किसे कहेंगे नहीं बताया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी इंक्लूड है। ठीक है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी इंक्लूड है। अब इसमें आपको एक चीज आगे बताऊंगा कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अपील वाले सेक्शन में बताऊंगा अपीलेंट पावर के अंदर कि और क्या क्या ट्विस्ट है इसके अंदर। ठीक है, बन रहिएगा। गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ गवर्नमेंट का मतलब क्या है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, क्योंकि ये स्टेट एक्ट है, सिर्फ हिमाचल प्रदेश के अंदर ही ये एक्ट लागू है। ठीक है, हाई कोर्ट का मतलब क्या है, हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इजी डेफिनेशन है। ऑफिशियल गजट का मतलब क्या है, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश का राजपत्र, ऑफिशियल गजट। ठीक है, स्मॉल काउज का मतलब क्या है, स्मॉल काउज का मतलब है कि वो सूट, वैसे तरह के सूट जो कॉग्निजेबल हो बाय द कोर्ट ऑफ स्मॉल काउज। स्मॉल काउज कोर्ट के द्वारा जो कॉग्निजेबल सूट्स हो, जिसे इस प्रोविंशियल स्मॉल काउज कोर्ट 1887 के द्वारा गवर्न किया जाता है, उसको स्मॉल काउज कहेंगे। ठीक है, तो ये आपके पूरे डेफिनेशंस थे जो बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चैप्टर 2 के तरफ। चैप्टर 1 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, लेकिन पार्ट 2 के अंदर चैप्टर 1 देखते हैं। ठीक है, अब आते हैं, पहला है सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट्स के बारे में समझना है इसमें है। सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट्स मैंने आपको बताया, सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट्स कौन कौन सी होती है। जैसे आपको मैंने बताया कि आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर सिविल जज होते हैं, सिविल जज होते हैं, सिविल जज इसके अंदर होते हैं, सिविल जज। इसके बाद प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज होते हैं। ठीक है, मुंसिफ कोर्ट होता है इसके अंदर, मुंसिफ कोर्ट होता है। ठीक है, सिविल जज सेकंड क्लास भी आप कह सकते हैं, जूनियर सिविल जज बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से हायरार्की होती है। अब इसी हायरार्की में इसको समझते हैं। सेक्शन 3 कहता है क्लासेस ऑफ कोर्ट। क्लासेस ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट की क्या क्या क्लासेस है, तो इस तरह से कोर्ट बटा हुआ है, इसकी क्लास इसी तरीके से बटा हुआ है। तो कहता क्या है, बेयर एक्ट को एक बार देखिएगा ध्यान से, क्या लिखता है बेयर एक्ट में, बिसाइड द कोर्ट ऑफ स्मॉल काउज कोर्ट, स्मॉल काउज कोर्ट प्रोविंशियल स्मॉल काउज कोर्ट को छोड़कर द कोर्ट स्टैब्लिश्ड under any other enactment for the time being in force, there shall be the following class of subordinate court. सबऑर्डिनेट कोर्ट के यानी कि जो निचली अदालत हैं, उन निचली अदालत के क्या क्या बताए गए हैं। ये तो डिस्ट्रिक्ट जज बताया गया, सीनियर सिविल जज, इसी को मैं बोल रहा हूँ प्रिंसिपल सिविल जज, प्रिंसिपल सिविल जज इसको बोल रहा हूँ। कभी कभी आपको प्रिंसिपल सिविल जज, और इसमें आपको आगे बताऊंगा कि और क्या क्या इसके अंदर मर्जर भी चीजें होती हैं। तो 3 तरह की बात की गई है कि ये जो कोर्ट है ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, इनके सिविल जज हो गया, सीनियर सिविल जज हो गए, डिस्ट्रिक्ट जज हो गए। ठीक है, ये हो गया। अगला क्या है, डेफिनेशन बताता है। देखिए इजी है, कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कहाँ से बनता है आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन एक तो यहाँ से बन जाता है, ठीक है, तो ये आपको फोकस रखना है। अगला है सिविल डिस्ट्रिक्ट किसे कहते हैं, सिविल डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, सिविल डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें सिविल नेचर्स की बात करता है। उसमें क्या क्या बात करता है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के पर्पस से समझे अगर, तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के माध्यम से ऑफिशियल गजट में पब्लिश करके डिवाइड करेगा हिमाचल प्रदेश को सिविल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में, सिविल डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करेगा। कौन करेगा, स्टेट करेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट। एग्जाम में यही पूछेगा ना, कौन कर सकता है, कौन करेगा डिवीजन का काम,
तो कौन करेगा? स्टेट करेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एंड दिस डिस्ट्रिक्ट में डिटरमाइन द हेडक्वार्टर भी बनाया जाएगा, ये भी कौन करेगा? डिसाइड करेगा, स्टेट करेगा डिसाइड। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, द सिविल जज सिविल डिस्ट्रिक्ट एग्जिस्टिंग इन द स्टेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी डीम टू हैव बीन फॉर्म अंडर दिस एक्ट। यानी कि जो सिविल डिस्ट्रिक्ट हैं जो स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, वो का जो आपकी वहाँ पे प्रॉपर उस स्टेट के अंदर अलग अलग जगह पे बनाई जाएगी। जैसे जैसे आप समझिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में ही जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही क्या बनेगा? सिविल डिस्ट्रिक्ट बनेगा। और सिविल डिस्ट्रिक्ट कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। ठीक है, यह बेसिक चीज यही याद करने वाला था इसके अंदर, जो आपको ध्यान रखना है। अगला है डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज किसे कहेंगे? डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि ये भी कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट शैल आफ्टर द कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट। ये एग्जाम में पूछता है। डिस्ट्रिक्ट जज को कौन अपॉइंट करेगा? डिस्ट्रिक्ट जज को स्टेट गवर्नमेंट after the consultation with high court appoint as many person as it think necessary to the district judge, and the high court shall post one such person to each district as a district judge। ठीक है, अपॉइंटमेंट करता है हाई कोर्ट, कंसल्टेशन इसमें किसके साथ? स्टेट गवर्नमेंट शैल आफ्टर द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में पूछ देता है कि कौन अपॉइंट करेगा और कंसल्टेशन किसके साथ करेगा। इसके साथ ये भी बताया गया है, यहाँ पे बेसिक सा सवाल हुआ, हाई कोर्ट अपॉइंट करता है इसके अंदर। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द सेम पर्सन में इफ द हाई कोर्ट थिंक फिट बी अपॉइंटेड टू द डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट। अगर हाई कोर्ट चाहे तो एक ही व्यक्ति को एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट जज बना सकता है। ठीक है, तो ये आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज किसे कहते हैं? देखिए, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज डिस्ट्रिक्ट जज के ही बराबर के रैंक का है। ठीक है, बस एक एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं कि एडिशनल है। एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा। क्या कहता है? व्हेन द बिजनेस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट जज requires the aid of an additional judge or the judge for its speedy trial, speedy disposal, the state government कौन करेगा? State government after consultation with the high court appoint such additional district judge as may be necessary। ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। दोनों में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया, स्टेट गवर्नमेंट शैल आफ्टर द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अपॉइंट मेनी पर्सन एज इट थिंक फिट नेसेसरी टू डिस्ट्रिक्ट जज, एंड द हाई कोर्ट शैल पोस्ट वन ऑफ सच पर्सन टू ईच डिस्ट्रिक्ट एज ए डिस्ट्रिक्ट जज। अब इसमें देखिए थोड़ा सा अंतर है। डिस्ट्रिक्ट जज को आप कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंटमेंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट। ठीक है, बट हाई कोर्ट क्या करेगा? हाई कोर्ट का भी काम है, देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया कि हाई कोर्ट शैल पोस्ट वन सच पर्सन टू ईच डिस्ट्रिक्ट एज ए डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो इसमें जो भेजने का काम होता है, अपॉइंटमेंट का काम और भेजने का काम, दो चीजें हैं। एक हो गया अपॉइंटमेंट का, अपॉइंट कौन करेगा, और एक हो गया आप ऐसे समझ लीजिए पोस्टिंग कौन करेगा। तो अपॉइंटमेंट का काम कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। एग्जाम में कभी ऐसा मत कीजिएगा कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट से आपने वहां पे लिख दिया, स्टेट गवर्नमेंट टिक लगा दिया, ऐसा मत कीजिएगा। स्टेट गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन विद द आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, यहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ, क्लियर लिखा हुआ है, इसको ध्यान देना है। सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट आंसर नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो पोस्टिंग इसमें जो है ये हाई कोर्ट करता है, और अपॉइंटमेंट दोनों के कंसल्टेशन से होता है। ठीक है, क्लियर है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज में भी आएंगे तो यहाँ पे भी क्या है, कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट। सेम टू सेम प्रोसेस है। हाई कोर्ट अपॉइंट सच एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एज मे बी नेसेसरी। अगर एक्स्ट्रा की जरूरत है तो हाई कोर्ट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट। ठीक है, यहाँ पे समझ गए। अगला है एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सो अपॉइंटेड शैल डिस्चार्ज एनी ऑफ द फंक्शन। डिस्ट्रिक्ट जज का किसी भी फंक्शन को दिया जा सकता है विच द हाई कोर्ट जो अलॉट करता है, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज असाइन करता है। डिस्ट्रिक्ट जज भी चाहे तो असाइन कर सकता है। एक तरीके से आप यहाँ पे ये चीज दिखेंगे
कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जज दोनों के रैंक तो सेम ही है, बट सीनियरिटी के बेस पर डिस्ट्रिक्ट जज सीनियर हो गए और उनके नीचे में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल गई। इसके साथ फंक्शन एंड ही शैल एक्सरसाइज द सेम पावर एज ए डिस्ट्रिक्ट जज, और जब उसको वो जैसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के को जब डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा पावर मिलता है, कोई काम मिलता है या हाई कोर्ट कोई वर्क अलॉट करती है, तो वो उस समय उस वर्क को करने के लिए अगर डिस्ट्रिक्ट जज वाला वर्क है तो वो उस समय उस पोस्ट की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अगला है सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 क्या कहता है? असाइनमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज टू एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, अब जो असाइनमेंट है, जो वर्क है, वो जैसे आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे बताया, यहाँ पे देखिए बात यहाँ पे मेंशन किया गया है उस तरीके से है कि असाइनमेंट ऑफ द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज टू एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। अब डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा जो वर्क है उसको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को असाइन किया जाता है। तो उसमें क्या क्या बातें की गई है, यहाँ पे भी मुख्य बात को समझ लेते हैं। कहता है क्या, द हाई कोर्ट और द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में असाइन टू एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज any of the function of the district judge, including the function of receiving and registering the case and appeal, which but for such assignment of the function could be instituted in the court of district court, and in the discharge of those functions the additional district judge shall anything contained in this act exercise the same power as district judge। ठीक है, तो हाई कोर्ट इसमें क्या करेगी, या तो हाई कोर्ट अपॉइंट, इसमें देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज, ये दोनों लोग असाइन कर सकते हैं वर्क। किसको असाइन कर सकते हैं? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को। ठीक है, यानी क्लियर है, द हाई कोर्ट और द डिस्ट्रिक्ट जज में असाइन टू एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एनी ऑफ द फंक्शन। जो डिस्ट्रिक्ट जज का जो भी फंक्शंस हैं उस फंक्शंस को असाइन कौन कौन कर सकता है? हाई कोर्ट कर सकता है और खुद स्वयं डिस्ट्रिक्ट जज भी कर सकता है। किसको करेगा? एडीजे को कर सकता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस के समय आपको बताऊंगा कि और इसको कैसे कैसे और इसको डिटेल में आप आंसर राइटिंग करेंगे, बट फिलहाल में आपको प्रॉपर प्री में इस तरीके से आपको ये बारीकियों को ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछे डिस्ट्रिक्ट जज का, स्टूडेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट लगा के आता है टिक, तो गलत हो जाएगा। क्या लगाना है आंसर? स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट। सेम चीज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज में भी लगाना है, स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अपॉइंट सच एडिशनल जज एज में बी नेसेसरी। ठीक है, दोनों में इस तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले तरफ चलते हैं। अगला है सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 है सिविल जज। सिविल जज को स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर टाइम टू टाइम आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट फिक्स नंबर ऑफ सिविल जज टू बी अपॉइंटेड। इससे क्या आपको क्लियर हुआ? इससे ये क्लियर होता है जो सिविल जज के जो नंबर हैं, सिविल जज का कितने लोग होंगे, नंबर, सिविल जज का नंबर कौन डिसाइड करता है? स्टेट गवर्नमेंट। किसके साथ कंसल्टेशन करके? हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन करके करता है। ठीक है ना, मतलब सोल आप डिसीजन नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट ने खुद से जज का संख्या बढ़ा या घटा दी, यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्लियर मेंशन है, स्टेट गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम आफ्टर कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट। तो आपको ये जोर मैं इसलिए बार बार दे रहा हूँ कि अगर ऑप्शन में यही पूछते हैं आजकल, स्टेट गवर्नमेंट लिख देंगे, नीचे हाई कोर्ट लिख देंगे, फिर नीचे एक ऐसा दे देंगे स्टेट गवर्नमेंट विथ हाई कोर्ट। अब बच्चा कंफ्यूज, क्या लिखें, क्या आंसर दें, स्टेट गवर्नमेंट लगा के आ जाएंगे, तो फिर हो गया गलत। इसलिए आपको यह ध्यान देना है, यही बारीकियां हैं जो आपको जज बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू बी प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कब एक्ट करेगा प्रिंसिपल सिविल कोर्ट की तरह, जो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज शैल बी डीम्ड टू बी डिस्ट्रिक्ट जज और प्रिंसिपल सिविल कोर्ट फॉर जुरिस्डिक्शन फॉर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के लिए एक्ट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे समझने वाली बात ये थी कि आपको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात करता है। ओरिजिनल जो मामले होते हैं, उस जिस मामले के अंदर डायरेक्ट आप यहाँ पे इस कोर्ट के अंदर जाते हैं इस मामले को लेकर, तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो होता है उस केस के अंदर भी ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो एक्ट कर सकता है प्रिंसिपल सिविल कोर्ट की तरह। ठीक है, हायरार्की मैंने आपको प्रिंसिपल सिविल कोर्ट नीचे दिखाया था,
बट उससे ऐसा मत समझिएगा कि वो सिर्फ, कभी कभी ऐसा होता है पावर जो है वो सेम टू सेम दे दिए जाते हैं एक कोर्ट को। प्रोविंशियल स्मॉल कोर्ट मुश्किल से आपको बहुत कम दिखेंगे, हर जगह नहीं मिलेगा आपको, लेकिन वो कोर्ट का पावर किसी और जज को दे दिया जाता है। सिविल जज सेकंड क्लास को दे देते हैं, जूनियर सिविल जज को दे देते हैं। तो इस तरीके से होता है। आप देखें कोर्ट रूम में जाते हैं, अलग अलग जज होते हैं, अलग अलग जज के अलग अलग कोर्ट रूम्स बने हैं, अलग अलग कोर्ट रूम्स के लिए अलग अलग जो है पावर दिए गए हैं कि इस काम के लिए या इस क्राइम के लिए ये जज सुनवाई करेंगे, इस क्राइम में या इस पेनल्टी तक ये देखेंगे। इस तरीके से बटा होता है ना कोर्ट में, तो उसी तरीके से डिवीजन है। ठीक है, अगला है ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होगा? Say when otherwise provided by this law for the time being enforced, the court of civil judge shall have jurisdiction in all original civil suits, the value of which does not exceed 30 लाख रुपीस। यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या इंपॉर्टेंट है? 30 लाख रुपए की बात करता है। 30 लाख रुपए से नीचे की पेक्यूलियरी जुरिडिक्शन की बात की गई है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको याद रखना है कि और सभी सिविल मामले जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन होंगे किसके लिए? सिविल कोर्ट के लिए, जिनकी वैल्यू 30 लाख रुपए से कम हो, 30 लाख रुपीस से कम हो। ये आपको ये एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, 30 लाख रुपीस। अगला है ओरिजिनल लिमिट ऑफ सिविल जज। सिविल जज की ओरिजिनल लिमिट की बात करता है सेक्शन नंबर 11। तो कहता क्या है? जुरिडिक्शन टू बी एक्सरसाइज इन ओरिजिनल सिविल सूट एज रिगार्डेड द वैल्यू ऑफ एनी पर्सन अपॉइंटेड to be civil judge shall be determined by the high court either by including him in the class or otherwise it think fit। हाई कोर्ट के द्वारा यह डिसाइड किया जाएगा ओरिजिनल लिमिट्स को, यानी सिविल जज के ओरिजिनल लिमिट्स को डिसीजन कौन लेता है? हाई कोर्ट लेता है। हाई कोर्ट लेता है। यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है ना। और जो भी सेक्शंस दिए गए थे डेफिनेशंस वाले हो गए, या जो अभी इंपॉर्टेंट सेक्शंस में आपको ये सारे बताया मैंने, एडिशनल, डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल जज डिस्ट्रिक्ट, ये सभी चीज़ें आपको डेफिनेशंस याद रखनी है। तीसरी सेक्शन है तो इसलिए आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तब जाकर आप इसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। इतना ईजी एक्ट है कि इसमें किसी को कोई गलत होना ही नहीं चाहिए इसके अंदर। ठीक है, अगला है लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन। लोकल लिमिट ऑफ, हर कोर्ट का एक जुरिडिक्शन होता है ना। आप देखिए ना, हर थाना का एक जुरिडिक्शन होता है। अगर आप किसी एक सिटी में रह रहे हैं, मान लीजिए आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो दिल्ली के अंदर कई सारे पुलिस स्टेशन हैं और कई सारे पुलिस स्टेशन का अपना अपना दायरा बटा हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक दायरा इस थाने के अंदर आएगा और यहाँ से यहाँ तक दायरा इस थाने के अंदर आएगा। वैसे ही कोर्ट का भी जुरिडिक्शन होता है, कोर्ट का भी एरिया बटा हुआ होता है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया का जुरिडिक्शन ये है। या जुरिडिक्शन के बहुत सारी चीज़ें होती है, पिक्यूलरी जुरिडिक्शन भी होता है, यानी कि फाइन वगैरह लगाना, पावर आप कह सकते हैं, उस बेसिस पर भी होता है ना। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब इस जुरिडिक्शन को साथ समझ लेते हैं। लोकल लिमिट ऑफ जुरिडिक्शन की बात करता है। इसमें क्या करता है? लोकल लिमिट ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ सिविल जज। सिविल जज की लोकल लिमिट जुरिडिक्शन शैल बी सच बाय द हाई कोर्ट में डिफाइन। यहाँ पे क्लियर ये बात लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट डिफाइन करेगा। हाई कोर्ट जो जुरिडिक्शन डिफाइन करेगा वही जुरिडिक्शन होगा। आपको बेयर एक्ट से हटकर कोई चीज़ नहीं सोचना है। एक समय जब आप कोई एक्ट पढ़ते हैं तो उस एक्ट के अंदर जो बातें लिखी गई हैं उसको दिमाग में रखिए, क्योंकि हो सकता है आपको कहीं और कुछ और याद आए, उस एक्ट में ये बात कही गई थी, तो आपको वो ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है कि आप इस एक्ट में क्या लिखा हुआ है। इस एक्ट में क्लियर लिखा हुआ है कि लोकल लिमिट सिविल जज का कौन डिसाइड करेगा? हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, और हाई कोर्ट जैसा सही लगे हाई कोर्ट उस तरीके से अपना डिसाइड करेगा। ठीक है, इसके बाद व्हेन द हाई कोर्ट पोस्ट अ सिविल जज टू ए डिस्ट्रिक्ट, जब हाई कोर्ट सिविल जज को पोस्ट करता है डिस्ट्रिक्ट में, द लोकल लिमिट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट शैल इन द अब्सेंस ऑफ एनी डायरेक्शन ऑफ द कॉन्ट्ररी बी डीम्ड टू बी द लोकल लिमिट ऑफ इस जुरिडिक्शन। जब तक कि कोई कॉन्ट्ररी बातें ना हो तब तक के लिए जो जिस डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंटमेंट होता है वो उसका लोकल जुरिडिक्शन होता है। ठीक है ना। और डिसाइड कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज़ें जरूरी है। हाई कोर्ट आपको जरूरी है यहाँ पे जानना कि हाई कोर्ट डिसाइड करता है। ठीक है ना, हाई कोर्ट डिसाइड करता है। यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए मैं मुख्य पॉइंट्स को आपको स्पेशल मार्क करके बता रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़ प्रीलिम्स में याद रहे, क्योंकि देखिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों को क्वालिफाई करने के लिए एक अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है।
ऐसा नहीं कि आप प्रीलिम्स में भी उसी जिस स्ट्रेटजी से पढ़ेंगे उस स्ट्रेटजी से आप मेंस पास नहीं करेंगे। हाँ, ये जरूरी है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही आपको कंबाइन पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ाई खराब जाएगा, प्रीलिम्स में पढ़ा आपने वो जरूरी है मेंस के लिए भी। बट देखिए एक होता है ना, आप एक प्रोस्पेक्ट से समझिए, पहले आपका मकसद क्या है, प्रीलिम्स पास करना। तो प्रीलिम्स को पास करना है तो प्रीलिम्स को पास करने के लिए आपको नॉलेज के साथ साथ फास्ट होना जरूरी है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन का ये आंसर है। तो उसके लिए आपको शार्प स्टडी करना पड़ेगा। तो शार्प स्टडी वाली यहाँ बात है, ठीक है ना। अगला है पावर ऑफ सेक्शन 13, क्या कहता है, पावर टू इन्वेस्ट सिविल जज विथ स्मॉल काउस कोर्ट जुरिस्डिक्शन। स्मॉल, जैसा मैंने बताया ना आपको कि स्मॉल काउस कोर्ट बेसिकली क्या होते हैं, उनके पावर को सिविल जज को ही दे दिया जाता है। कहीं कहीं पर, हर जगह आपको मैक्सिमम जगह मिल जाएंगे। तो सिविल जज को अगर पावर इन्वेस्ट किया गया तो क्या कहता है ये सेक्शन, उसी के बारे में बात कर रहा है। कौन करेगा, हाईकोर्ट करेगा। हाईकोर्ट पावर को डिसाइड करेगा, यानी कि हाईकोर्ट नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन निकालेगा और विद और सच लिमिट, जैसा उसको सही लगे हाईकोर्ट को, अपॉन एनी सिविल जज द जुडिक्शन ऑफ द जज ऑफ द कोर्ट ऑफ स्मॉल काउस कोर्ट अंडर द प्रोविंशियल स्मॉल काउस कोर्ट 1887 फॉर द ट्रायल ऑफ द सूट कॉग्निजेंस। जितनी भी मामले सिविल जो प्रोविंशियल स्मॉल काउस कोर्ट के अंदर दिए गए हैं, वो सभी मामलों की सुनवाई करने के लिए अपॉइंट कर देगा। वो पावर किसको दे सकता है, सिविल जज को ये पावर दे सकता है। और सिविल जज भी उसी मामले की सुनवाई करेगा जो कि नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज एट थिंग। फिर 2000 रुपए का इसके अंदर जुरिस्डिक्शन बताया गया है। एरिया वाइज जुरिस्डिक्शन और पिक्यूलरी जुरिस्डिक्शन, दो तरह के जुरिस्डिक्शन होते हैं। तो यहाँ पे कितना बताया गया है, 2000 रुपए, नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज। 2000 रुपए से कम होना चाहिए, 2000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज। तो ये पावर किसको दे देता है, दे सकता है हाईकोर्ट दे सकता है, सिविल जज को दे सकता है। ठीक है, आप समझ गए इस बात को। किस स्मॉल काउस, जो प्रोविंशियल स्मॉल काउस कोर्ट है, उसके पावर को सिविल जज को दे सकता है। कौन दे सकता है, हाईकोर्ट देगा। और जो उसका पिक्यूलरी जुरिडिक्शन रहेगा वो नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज, 2000 रुपए तक रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्लियर ये समझ में आ गया होगा। अब आगे आते हैं, अगला है एक्सरसाइज बाय सिविल जज ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन सर्टेन प्रोसीडिंग्स। सर्टेन, कुछ प्रोसीडिंग्स में सिविल कोर्ट, कुछ प्रोसीडिंग्स में क्या होती है, जो जुरिडिक्शन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज की जुरिडिक्शन होती है, सिविल जज अपॉइंट करते हैं। उसमें क्या क्या बातें कही गई, देखिए हाई कोर्ट इसमें के अंदर भी लाएगा। हाई कोर्ट यहाँ पे पावर को डिसाइड करेगा, यानी कि हाई कोर्ट बाई जनरल और स्पेशल ऑर्डर, जनरल या स्पेशल ऑर्डर के द्वारा हाई कोर्ट क्या करेगा, प्रोविजन फॉर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, उस समय जो भी लॉ फोर्स है उसके अनुसार ऑथराइज कर सकता है किसी भी सिविल जज को टू टेक ए कॉग्निजेंस ऑफ और एनी डिस्ट्रिक्ट जज टू ट्रांसफर टू सच सिविल कोर्ट सिविल जज अंडर द कंट्रोल एनी प्रोसीडिंग और एनी क्लास ऑफ प्रोसीडिंग स्पेसिफाई अंडर सच ऑर्डर। जैसे सक्सेशन एक्ट है, गार्जियन वार्ड एक्ट है और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट है। इन सभी एक्ट में क्या कर सकता है, सिंपली उसको पावर दे सकता है। ठीक है ना, कौन देगा, हाई कोर्ट देगा। मुख्य समझने वाली बात यह है। इसके बाद देखिए, तो डिस्ट्रिक्ट जज में, डिस्ट्रिक्ट जज क्या कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट जज में विड्रॉ कर सकता है एनी ऑफ द प्रोसीडिंग टेकिंग कॉग्निजेंस बाई और ट्रांसफर टू द सिविल जज। सिविल जज को जो पावर, जो कॉग्निजेंस दिए गए हैं उसको विड्रॉ करने का पावर किसके पास भी है, डिस्ट्रिक्ट जज के पास भी है। ठीक है, और इसके साथ में हिमसेल्फ डिस्पोज टू देम और ट्रांसफर देम टू एनी कोर्ट, और किसी और को भी ट्रांसफर कर सकता है अंडर हिज कंट्रोल कॉम्पिटेंट टू डिस्पोज द सेम। ठीक है, तो यहाँ पे बात करता है डिस्ट्रिक्ट जज की। ये दूसरा क्लॉज हो गया, दूसरी क्लॉज में ये बात कर देता है। पहला क्लॉज में हाई कोर्ट की बात कर देता है, फर्स्ट क्लॉज में हाई कोर्ट की बात कर देता है, दूसरे क्लॉज में डिस्ट्रिक्ट जज की बात करता है। ठीक है, दूसरे क्लॉज में डिस्ट्रिक्ट जज की बात करता है। अगला है प्रोसीडिंग टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ बाई, थर्ड क्लॉज देखिए, प्रोसीडिंग टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ बाई और ट्रांसफर टू सिविल जज एज मे बी अंडर दिस सेक्शन shall be disposed of by him subject to a rule applicable to like proceeding in the court and district judge। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज की प्रोसीडिंग्स की बात करता है। यहाँ पे दोनों चीजें इंपॉर्टेंट थी, ये दोनों इंपॉर्टेंट आपको याद रख लेना है। एग्जाम में ये पॉइंट और वो पॉइंट दोनों आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे, प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ कोर्ट, सेक्शन नंबर 14, सेक्शन नंबर आपका 15 है, जो प्लेस ऑफ
प्लेस ऑफ सिटिंग की बात करता है, प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ कोर्ट की बात करता है, प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ कोर्ट। अब इसमें क्या बोलता है देखिए, हाई कोर्ट फिक्स करेगा इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर भी कौन फिक्स कर रहा है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में फिक्स द प्लेस ऑफ प्लेस और द प्लेस एट विच द कोर्ट अंडर दिस एक्ट इज एक्टेड, यानी इस एक्ट के अंदर जो प्लेस की फिक्स करने की पावर किसके पास है, हाई कोर्ट के पास है। यहाँ पे भी आपको हाई कोर्ट याद रखना है। और द प्लेस और द प्लेसेस सो फिक्स्ड मे बी बियॉन्ड द लोकल लिमिट ऑफ जुरिडिक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, याद रखिएगा। ये जो सेक्शन है ये वीवीआई है, क्योंकि पीवाईक्यू आप देखेंगे ना तो पीवाईक्यू में सेक्शन 15 के बारे में बताया गया है, पूछा गया है क्वेश्चन इससे। ऐसे ही पूछता है क्वेश्चन कि आपको दे देगा 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन वाले क्वेश्चन, उसमें बोल देगा, इसमें से कोई पॉइंट डाल देगा, बोलेगा ये सही है गलत है, आपको चुनना रहेगा कौन करेक्ट है कौन करेक्ट नहीं है। तो देखिए क्लियर यहाँ मेंशन लिखा हुआ है, जो प्लेस और प्लेसेस है जो फिक्स किया जाएगा किसके द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, क्लॉज 1 में बोला गया है, वो बियॉन्ड भी हो सकता है लोकल लिमिट से ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट। बियॉन्ड वर्ड आपको याद रखना है, मे बी बियॉन्ड द लोकल लिमिट ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है, यानी कि दायरा डिसाइड करने का पावर हाई कोर्ट को है, हाई कोर्ट जुरिडिक्शन के अलावा उसके आगे जाकर भी उसका बड़ा दायरा भी बना सकता है, किसी और एरिया में भी बना सकता है, इस लोकल लिमिट की बात करता है। एक्सेप्ट एज मे बी अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी ऑर्डर अंडर दिस सेशन, कोर्ट अंडर दिस एक्ट मे हेल्ड एट एनी प्लेस विद इन द लोकल लिमिट ऑफ जुरिडिक्शन, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ कोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ आप देखिए इस लेक्चर को आप समझेंगे और लेक्चर को देखने के बाद एक बार बेयर एक्ट, 1 से 2 बार बेयर एक्ट जरूर पढ़िएगा, रीडिंग डाल लीजिएगा बेयर एक्ट का, क्योंकि आप अगर बेयर एक्ट पूरी तरीके से पढ़ लेंगे, कि मैं हो सकता है इसमें से कई लाइन आपको छोड़ रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो लाइन आपको काम आ जाएगा, आप यहाँ से अपने बेयर एक्ट से एक बार आपको पढ़ लेंगे, दिमाग में आ जाएगा लेक्चर लेने के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। अगला है सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 16 क्या कहता है, कंट्रोल ऑफ कोर्ट। कंट्रोल ऑफ कोर्ट, कंट्रोल ऑफ कोर्ट का मतलब कोर्ट के ऊपर कंट्रोल किस क्या होगा। बेसिकली जो सुपीरियर कोर्ट्स है ना, सुपीरियर कोर्ट्स निचली कोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल करती है। जैसे हाई कोर्ट अपने नीचे सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कह सकते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर जुरिस्डिक्शन होता है, वहां पे क्या करती है, प्रॉपर उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात करता है, कंट्रोल ऑफ कोर्ट की। तो सेक्शन 16 क्या कहता है, देखते हैं एक बार। सब्जेक्ट टू द जनरल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज shall have a control over all the civil court। डिस्ट्रिक्ट जज अपने नीचे के सिविल कोर्ट्स जितने भी हैं उनको कंट्रोल करेगा, ठीक है, कंट्रोल करेगा विद इन द लोकल लिमिट ऑफ जुरिडिक्शन, विद इन द लोकल लिमिट ऑफ जुरिडिक्शन। यानी कि मान लीजिए आपके जिला, आपका कोई जिला है, अगर मान लीजिए आप कानपुर जिले से हैं, कानपुर जिले के अंदर जो जिला न्यायालय है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कानपुर के अंदर में है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि वो उसके नीचे जितनी भी कोर्ट्स होंगी सिविल नेचर देखने वाली, सिविल जज की कोर्ट जो होंगी, सिविल जज वाली कोर्ट हो गई, मुंसिफ कोर्ट हो गई, ठीक है, इन सबको कंट्रोल कौन करेगा, सुपरिटेंडेंस कौन करेगा, कौन से माध्यम में करेगा, देखिए सुपरिटेंडेंस हो गया, कंट्रोल हो गया, कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कौन करेगा कंट्रोल, हाई कोर्ट करेगा, ठीक है। इस तरीके से हायरार्की बना हुआ है। तो आपको ये सेक्शन नंबर 16 इसी के बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 17 बात करता है पावर के बारे में, पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस, जो कोर्ट की जो डेली वर्क है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने का पावर के बारे में बात करता है। कहता क्या है, डिस्ट्रिक्ट जज में बाय ए रिटन ऑर्डर, डिस्ट्रिक्ट जज क्या करेंगे, रिटन ऑर्डर से डायरेक्ट कर सकते हैं किसी भी सिविल बिजनेस को
cognizable by his court and the courts under the control has been distributed among the court in such manner as think पिन, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे जितनी भी कोर्ट हैं उनको कोई अगर जो डेली वर्क्स हैं, कोर्ट के जो डेली बिजनेस है, सिविल बिजनेस जो हैं, वो सभी क्या निवारण, सभी का डिस्ट्रीब्यूशन आप कह सकते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर सकती है। यानी कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट जज। एवरी डिस्ट्रिक्ट जज रिटन भी बाई मे बी बाय द रिटन ऑर्डर डायरेक्ट दैट सिविल बिजनेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या बात करता है यहाँ पे, कौन करेगा? ये डिस्ट्रिक्ट जज करेगा। ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट जज करेगा। ठीक है, अगला क्या करता है? प्रोवाइडेड दैट नो डायरेक्शन इशू अंडर दिस सेक्शन शैल एम्पावर एनी कोर्ट एक्सरसाइज एनी पावर और डील विथ एनी बिजनेस बियॉन्ड द लिमिट ऑफ हिज जुरिडिक्शन। ठीक है, अपने जुरिडिक्शन यानी सिविल डिस्ट्रिक्ट जज का जो जुरिडिक्शन है, जो पावर दिया गया है, उसी पावर के अंदर ही ये करेंगे। ठीक है ना, उसी पावर के अंदर ही करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा? क्लियर है? चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे के सेक्शंस को देखते हैं। चलिए एक मिनट रुकिएगा, आगे के सेक्शंस को हम क्लियर करते हैं। सेक्शन नंबर 18 देखेंगे। चलिए सेक्शन नंबर 18 को देखते हैं। सेक्शन नंबर 18 प्रोविंशियल स्मॉल काउस कोर्ट आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर भी ये आता है, वहां पे भी ये वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, मिनिस्ट्रियल। मिनिस्ट्रियल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन तो याद रखिएगा। सेक्शन 18 ये बात करता है। अब सेक्शन 18 मिनिस्ट्रियल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की बात करता है। तो इसके अंदर आप देखेंगे ये वीवीआई है, मैं यहाँ मार्क कर दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस मिनिस्ट्रियल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट क्या कहता है? द मिनिस्ट्रियल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अदर देन सुपरिटेंडेंट्स ऑफ द कोर्ट। एक होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ द कोर्ट, एक सुपरिटेंडेंट ऑफ द कोर्ट होता है, और एक होता है मिनिस्ट्रियल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। सुपरिटेंडेंट को हाईकोर्ट अपॉइंट करता है, बट मिनिस्ट्रियल जो है, मिनिस्ट्रियल आपका ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, उसकी अपॉइंटमेंट की बात करें अगर हम, तो मिनिस्ट्रियल जो शैल बी अपॉइंटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज। ये जो आपका मिनिस्ट्रियल है, इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट जज करेगा। ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट करेगा, एंड सुपरिटेंडेंट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इसमें दो चीजें हैं, एक आपकी सुपरिटेंडेंट हो गई और एक आपका हो गया मिनिस्ट्रियल। इसका अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट हो गया और इसका अपॉइंटमेंट डिस्ट्रिक्ट जज हो गया। ठीक है ना, यानी कि मिनिस्ट्रियल पूछ सकता है एग्जाम में कि बताइए कि मिनिस्ट्रियल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो डायरेक्ट आंसर इसका होगा डिस्ट्रिक्ट जज। यानी कि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ डिस्ट्रिक्ट जज शैल बी अपॉइंटेड बाय डिस्ट्रिक्ट जज। इसके बाद देखिए मिनिस्ट्रियल ऑफिसर ऑफ द सिविल कोर्ट, दूसरा क्लॉज पढ़िएगा, मिनिस्ट्रियल ऑफिसर ऑफ द सिविल कोर्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ, किसके कंट्रोल में होता है? डिस्ट्रिक्ट जज के कंट्रोल में होता है, एंड शैल बी अपॉइंटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा अपॉइंट भी होता है, इसमें कोई हाई कोर्ट का कंसल्टेशन नहीं चाहिए। ये चीज ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है ना कि स्टूडेंट हर जगह हाई कोर्ट का कंसल्टेशन डाल देते हैं, तो ये ध्यान रखना है, हाई कोर्ट का कंसल्टेशन जहाँ है वहीं लगाइए, जहाँ नहीं है वहां मत कीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिए अगला क्या कहता है? एवरी अपॉइंटमेंट अंडर this section shall be subject to the rule as the high court with the prior approval of the government may take in this behalf। ठीक है, अगला क्लाउज में ये बात बोला, अगला क्लाउज में क्या बोलता है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज जो अपॉइंट करेंगे मिनिस्ट्रियल ऑफिसर को, मिनिस्ट्रियल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को अपॉइंट करेंगे, उसका अपॉइंटमेंट तो होगा डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा, लेकिन वो सब्जेक्ट होगा, यानी कि उसकी अप्रूवल कहाँ से ली जाएगी? एज द हाई कोर्ट विथ पेरियर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट मे मेक इन दिस बिहाफ। गवर्नमेंट भी बिहाफ पर अप्रूवल दे सकती है और हाई कोर्ट भी दे सकती है। ठीक है, एनी ऑर्डर पास बाय द डिस्ट्रिक्ट जज अंडर दिस सेक्शन शैल बी लाइबल टू बी रिवर्स और मॉडिफाइड बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो भी ऑर्डर होगी इसके अंदर, यानी कि मिनिस्ट्रियल ऑफिसर के अपॉइंटमेंट की बात अगर हम करें तो इसके लिए हाई कोर्ट इससे संबंधित जो भी ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट जज ने निकाला है उसको रिवर्स भी कर सकती है। कौन करेगा? हाई कोर्ट कर सकता है। ठीक है ना, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तीन चार चीजें थी यहाँ पे। बेसिकली सबसे पहला बात यहाँ पे ये बोला गया कि जो मिनिस्ट्रियल ऑफिसर है उसको डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट करेगा, और जो सुपरिटेंडेंट ऑफिसर होता है उसको अपॉइंट करेगा हाई कोर्ट।
ठीक है, पहला क्लॉज में तो ये बात बोल दिया। दूसरे क्लॉज में ये बात बोलता है कि जो मिनिस्ट्रियल ऑफिसर हैं वो सिविल कोर्ट के, उसको वो क्या होते हैं, किसके कंट्रोल में होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज के कंट्रोल में होते हैं, क्योंकि अपॉइंट उसको डिस्ट्रिक्ट जज करते हैं। ठीक है, दूसरा क्लॉज तो ये बोल दिया। तीसरा क्लॉज ये कह दिया कि जितने भी अपॉइंटमेंट होंगे वो अपॉइंटमेंट क्या होंगे, वो सब्जेक्ट यानी कि वो कंसल्टेशन हो किए जाएंगे हाई कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट का प्रीवियर अप्रूवल लिया जाएगा और गवर्नमेंट के माध्यम से भी अप्रूवल हो सकता है। ठीक है, और चौथा क्लॉज ये बोलता है कि एनी ऑर्डर, जो भी डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा जो ऑर्डर पास हुआ है इसका अप्रूवल को लेकर या अपॉइंटमेंट को लेकर, तो उसको मॉडिफाई करने का पावर हाई कोर्ट के पास है। ठीक है, तो ये 4 बातें बोली गई है इस पूरे सेक्शन में, समझ गए होंगे। अगला है डेलीगेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज पावर। डेलीगेशन पावर डिस्ट्रिक्ट जज, डेलीगेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज पावर। डिस्ट्रिक्ट जज में विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के सैंक्शन, हाई कोर्ट के प्रीवियस सैंक्शन के बाद, पहले सैंक्शन के बाद डेलीगेट कर सकता है एनी सिविल जज in the district to the power conferred by him under section 18 का 2 18(2). ये जो पावर है अपॉइंटमेंट का, ये अपॉइंटमेंट के बाद का जो पावर है कंट्रोल करने का, जो मिनिस्ट्रियल ऑफिसर को कंट्रोल करने का जो पावर आपको सेक्शन 18 के अंदर है, सेक्शन 18 का सब क्लॉज 2, ये किसके बारे में बात करता है, पावर के बारे में बात करता है, कंट्रोल के बारे में बात करता है। कंट्रोल के बारे में, किसका कंट्रोल, डिस्ट्रिक्ट जज को कंट्रोल करता है, डिस्ट्रिक्ट जज कंट्रोल करता है मिनिस्ट्रियल ऑफिसर को। तो ये जो पावर है, इस पावर को डिस्ट्रिक्ट जज चाहे तो किसी सिविल जज को ये पावर दे सकता है। इसको किस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 19 के अंदर पावर दे सकता है। लेकिन पावर देगा तो वो प्रीवियस सैंक्शन लेगा, मतलब अप्रूवल लेगा हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, इन दिस एक्ट ऐसा बस, इसके बाद अप्रूवल लेने के बाद में उसको पावर दे सकता है और फिर सिविल जज उस पावर को करेंगे हैंडल, यानी कंट्रोल करेंगे मिनिस्ट्रियल ऑफिसर को। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 19 था। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगला सेक्शन हम लोग देखते हैं, चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, हाँ, एक बार चैप्टर 2 को हम लोग देख लेते हैं। चलिए, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है टोटल। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में मैंने एक चीज़ बताया था। हाँ देखिए, यहाँ पे तीन इसको भी चैप्टर काउंट कर लिया गया था, सॉरी यहाँ पे पार्ट है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक थोड़ा चेंज है, ये ध्यान रखिएगा। चैप्टर 4 पार्ट है ये, ठीक है ना, 4 पार्ट है और 3 चैप्टर है। 4 पार्ट है और 3 चैप्टर है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये आपको हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कंफ्यूज ना हो, ये थोड़ा सा है। चैप्टर 3 है, 3 चैप्टर दिए गए हैं और 4 पार्ट दिए गए हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं। अब चैप्टर 2 के अंदर जिसको एपिलेट एंड रिविजनल जुरिडिक्शन इन सिविल केसेस की बात करते हैं, एपिलेट एंड रिविजनल के बारे में। तो एपिलेट यानी कि अपील और रिवीजन करने का जो जुरिडिक्शन है सिविल केसेस में, इसमें सेक्शन नंबर 20 देखते हैं। सेक्शन नंबर 20 क्या कहता है, अपील फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा अपील के बारे में बात करता है। कहता क्या है कि जो मामले अपील, जो डिस्ट्रिक्ट जज, और इस केस में क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ, अपील फ्रॉम द डिक्री और द ऑर्डर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा जो केसेस होंगे वो उसका हैविंग द ओरिजिनल जुरिडिक्शन होगा सेल लाई टू द हाई कोर्ट। क्या होगा, हाई कोर्ट जाएगा। अपील हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा जो मामले सुनवाई हो गई जहां ओरिजिनल जुरिडिक्शन था, उसके बाद अगर पार्टी को अपील करना है तो वो जाएंगे हाई कोर्ट के अंदर। पहला चीज़ तो ये बोला। ठीक है, इसके बाद एन अपील शैल नॉट लाई टू द हाई कोर्ट फ्रॉम द डिक्री और द ऑर्डर ऑफ as the additional district judge in any case in which if the decree or the order has been made by a district judge or appeal would not lie in that court। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है, एन अपील शैल नॉट लाई टू द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट पर अपील वो लाई नहीं होगा, नहीं जाएगा, फ्रॉम द डिक्री और द ऑर्डर ऑफ एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इन एनी केस, यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है और उसको डायरेक्ट रूप में हाई कोर्ट के पास वो अपील में नहीं जाएगा। इन केस इफ द डिक्री और द ऑर्डर हैड बीन मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज, जब तक कि वो डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा ऑर्डर न दिया गया हो। यानी कि इसका इस सेक्शन का बारे में क्या बोलता है कि डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है, डिक्री दिया गया है, उसका आप अपील कर सकते हैं, उसका आप अपील करेंगे हाई कोर्ट के अंदर। लेकिन एडीजे के द्वारा जो दिया गया है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा जो दिया गया है, ये मामला
फिर कौन सुनवाई करेगा? डिस्ट्रिक्ट जज सुनवाई करेगा, फिर यहाँ से हाई कोर्ट के पास जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे क्लॉज नंबर 2 में बोला। अगला है सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 21। सेक्शन 21 क्या कहता है? अपील फ्रॉम सिविल जज, सिविल जज के द्वारा अपील, अपील फ्रॉम सिविल जज। अब क्या कहता है इसको देखिए, जो सिविल जज है वहां की अपील, ये डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का आपने अपील समझ लिया, कहाँ कैसे कैसे जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज का ही जो मामला होता है, डिक्री ऑर्डर होता है, वो जाएगा हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है ना, ओरिजिनल वाला। अगला है अपील फ्रॉम सिविल जज, सेविंग एंड अपील फ्रॉम द डिक्री और द ऑर्डर ऑफ द सिविल जज सेल। अब सिविल जज के द्वारा जो मामले सुनवाई होते हैं उसका आप अपील कहाँ करेंगे? डिस्ट्रिक्ट जज के पास करेंगे। वेयर द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल सूट विच द डिक्री ऑफ द ऑर्डर डिड नॉट एक्सीड 20 लाख रुपीस, 20 लाख रुपए तक का अगर मामला है, सिविल जज ने मान ली सुनवाई किया और सुनवाई करने के बाद देखा कि इसका 20 लाख रुपए तक का ये प्रॉपर्टी का वैल्यू है या कि इस मामले का वैल्यू है, तो वो फिर मामला कहाँ जाएगा? डिस्ट्रिक्ट जज। स्वेयर द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल सूट इन विच द डिक्री और द ऑर्डर वाज मेड डिड नॉट एक्सीड 20 लाख रुपीस, 20 लाख रुपए तक का है, तो वो मामला कहाँ जाएगा? डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगा। ठीक है, और नहीं तो फिर क्या होगा? हाई कोर्ट के पास जाएगा। क्लियर? यहाँ पे क्लियर समझ लीजिएगा। ठीक है, सिविल जज के अंदर सिविल जज जो मामले की सुनवाई करेंगे, इसमें कुछ बातें क्लियर यहाँ पे की गई हैं। सिविल जज मामले की सुनवाई करते हैं और मान लीजिए 20 लाख तक का वो मामला था, 20 लाख के अंडर वो मामला था। ठीक है ना, तो अंडर वो मामला था, तो उसका अपील अगर इसको लेकर पार्टी अगर अपील करता है तो वह हाई कोर्ट के अंदर जाएगा। ठीक है, हाई कोर्ट के अपील करता है तो सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक हो गया, डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगा। ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगा। लेकिन 20 लाख रुपए से अगर ज़्यादा हुआ तो ये जाएगा अपील कहाँ पे? हाई कोर्ट में जाएगा। ये अपील जाएगा हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है इस सेक्शन के अंदर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? वेयर द फंक्शन ऑफ द रिसीविंग द अपील, सब क्लॉज 2 कहता है कि वेयर द फंक्शन ऑफ रिसीविंग द अपील विच लाई टू द डिस्ट्रिक्ट जज अंडर द सब सेक्शन 1 has been assigned to additional district judge, the appeal may be preferred to the additional district judge। अपील यहाँ पे जो फर्स्ट वाली बात है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को भी दिया जा सकता है। ठीक है ना, अगला है द हाई कोर्ट में बाय द नोटिफिकेशन, 3rd नंबर क्लॉज है, हाई कोर्ट नोटिफिकेशन के द्वारा डायरेक्ट कर सकता है that appeal lie to the district court from all or any of the decree or the order passed by the original suit of civil judge shall be preferred to a such suit civil judge as may be mentioned by the notification, and the appeal shall thereupon be preferred accordingly to the court of such civil judge shall be deemed to डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ ऑल अपील टू प्रेफर। यहाँ पे हाई कोर्ट बेसिकली नोटिफिकेशन के माध्यम से क्या कर सकता है? डायरेक्ट कर सकता है जो भी अपील्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा रही हैं उससे संबंधित। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये मुख्य रूप से ये है, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट ये हो जाता है सेक्शन नंबर 21 का क्लॉज नंबर 1 और क्लॉज नंबर 2, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, चलिए अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। अगला सेक्शन हमारा कहता क्या है? सेक्शन नंबर 21 का ए, 21 का ए आप देखेंगे, इसमें बात करता है पावर के बारे में, यानी कि पावर ऑफ चीफ जस्टिस टू ट्रांसफर द पेंडिंग सूट्स अपील और प्रोसीडिंग टू सबऑर्डिनेट। अब यहाँ पे चीफ जस्टिस, कौन सा चीफ जस्टिस की बात कर रहा हूं मैं? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में समझ लीजिएगा इसको। ठीक है, तो कहता है क्या? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में ट्रांसफर, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं हिमाचल प्रदेश के, वो ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या ट्रांसफर कर सकते हैं? सूट, अपील और प्रोसीडिंग विच इज और पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश इमीडिएटली बिफोर द कमिंसमेंट ऑफ द कोर्ट एक्ट 1994 के पहले के जो भी मामले थे उसको ट्रांसफर कर सकते हैं टू सच सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट, जितने भी सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट है इन हिमाचल प्रदेश वुड हैव जुरिस्डिक्शन, जिसके पास जुरिस्डिक्शन है सर्टेन सूट का, अपील का, प्रोसीडिंग का, ट्रायल करने का, वहाँ पे इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। या फिर जहाँ पे फाइल हुआ था फर्स्ट टाइम, जो मामला जहाँ पे कमिटमेंट फाइल हुआ था वहाँ पे भी ट्रांसफर करता है। बेसिकली ये बात आपको ध्यान रखना है, कौन करेगा? यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। ठीक है, यहाँ पे याद करने वाली चीज़ यही थी। ठीक
ठीक है ना। चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के, वो करते हैं। ठीक है, अगला आते हैं पावर टू ट्रांसफर टू ए सिविल जज अपील फ्रॉम अदर सिविल जज। एक सिविल जज क्या अपील दूसरे सिविल, यानी कि सिविल जज में जो ट्रांसफर होता है एक सिविल जज दूसरे सिविल जज, क्या कहता है, डिस्ट्रिक्ट जज ट्रांसफर कर सकता है एक सिविल जज से दूसरे सिविल जज को ट्रांसफर करने वाली पावर डिस्ट्रिक्ट जज के पास है। डिस्ट्रिक्ट जज में ट्रांसफर एनी अपील पेंडिंग हिम before the decree or the order of civil judge or any other civil judge under his administration control competent to dispose of। यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर जितने सिविल जज हैं वो मामला अगर सुनवाई चल रहा है सिविल जज के पास, तो वहां से ट्रांसफर करके दूसरे सिविल जज के पास, डिस्ट्रिक्ट जज के पास ये पावर है करने का। ठीक है, ट्रांसफर करने का केसेस को। डिस्ट्रिक्ट जज में विड्रॉ एनी अपील और ट्रांसफर और आइदर हियर डिस्पोज ऑफ हिमसेल्फ और ट्रांसफर द कोर्ट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कॉम्पिटेंसी। यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज इस अपने जो विड्रॉ भी कर सकते हैं उस पावर को, अपील वाले ट्रांसफर करने वाले को, इसको वो वापस से वो मामला को वापस भी ले सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है। इसके साथ है थर्ड नंबर क्लॉज कहता है कि अपील ट्रांसफर अंडर दिस सेक्शन शैल बी डिस्पोज टू अ सब्जेक्ट प्रेफरेबल लाइक टू डिस्पोज बाय द सिविल जज। यानी कि यहाँ पे भी वही सिविल जज वाली बात की गई है। और द पावर टू बी कॉन्फर्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी एक्सरसाइज सब्जेक्ट टू द जनरल एंड स्पेशल ऑर्डर। और जो भी पावर इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 22 के अंदर बताया गया है, हाई कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। हाई कोर्ट के द्वारा टाइम टू टाइम ऑर्डर दिया जाता है इसके अंदर। तो सेक्शन नंबर 22 में मुख्य रूप से आपको ये बातें ध्यान रखनी थी। कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट जज ट्रांसफर करता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज ट्रांसफर करते हैं इस मामले को। ठीक है, सीजे में जाता है सिविल जज से सिविल जज वाले में। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे। आगे आते हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर सप्लीमेंट्री प्रोविजंस के अंदर आते हैं। सप्लीमेंट्री प्रोविजंस का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रोविजंस दिए गए हैं, यानी कि एक्ट आपका यहाँ तक खत्म हो जाता है। अब जो अलग अलग बातें हैं इस एक्ट के अंदर जो यूज होने वाली है, इस एक्ट जो जहाँ पे गवर्न कर रहा है कोर्ट के अंदर, वहाँ पे जो जो चीज़ें यूज होती हैं उसके बारे में यहाँ बात करता है। सप्लीमेंट्री अलग एक्स्ट्रा पॉइंट बोल सकते हैं आप। सेक्शन नंबर 23 क्या कहता है, मोड ऑफ कॉन्फरिंग पावर, यानी कि except or otherwise provided by the any power that may be conferred by the high court on any person under the part any may be conferred by the person either by the name of the virtue of the office, यहाँ पे बेसिकली क्या बताता है, जो कन्फर्ड हुआ बाय द हाई कोर्ट और एनी ऑफ द पर्सन अंडर दिस पार्ट मे बी कन्फर्ड बाय द एनी पर्सन आइदर बाय द नेम ऑफ द वर्च्यू ऑफ द ऑफिस का जो नेम है उसके हिसाब से इसके अंदर चलेगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है सेक्शन नंबर 23, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कन्फर्ड पावर करता है। ठीक है, अगला है सेक्शन नंबर 24। सेक्शन नंबर 24 को थोड़ा ध्यान देख लेते हैं। 24 करता है कंटिन्यूएंस ऑफ द पावर ऑफ ऑफिसर्स जो अपॉइंटेड हैं उनका पावर का कंटिन्यूएंस, यानी कि वो बने रहेंगे। तो इसके बारे में देखते हैं कि व्हेन एवर एनी पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट हु हैज बीन इन्वेस्टेड एनी पावर अंडर दिस पार्ट थ्रू द एनी लोकल एरिया। इसमें बेसिकली यही है, बेसिकली पावर वगैरह की बात करता है। जो ऑफिसर्स इस एक्ट के अंदर अपॉइंट किए गए हैं उन ऑफिसर्स की बात करता है। तो लोकल एरिया ट्रांसफर और पोस्टल एट द एनी सब्सिक्वेंट टाइम ऑफ द लिक्विड्स, ये बेसिकली उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, इसको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ये सेक्शन नंबर 23, 24 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 25 पे आते हैं। 25 कहता है प्रोविजन रिगार्डिंग पिटिशनर राइटर। अब जो कोर्ट के अंदर जो पिटिशंस होती है कि सप्लीमेंट्री सेक्शंस है, ये एक्स्ट्रा बताया गया है। ठीक है ना, ये मोड ऑफ कन्फरिंग पावर ये एक एक्स्ट्रा है। इसके अलावा पावर ऑफ द ऑफिसर्स, जो इस एक्ट के अंदर जो ऑफिसर्स हैं, अब ऑफिसर्स में कौन है, सप्लीमेंट्री ऑफिसर्स हो गए, मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स हो गए, ये सभी जो ऑफिसर्स हो गए ना, इन्हीं के बारे में इसमें बात करता है। तो बेसिकली उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बस ये ट्रांसफर ये सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद सेक्शन नंबर 25 है। 25 में बेसिकली पावर बात करता है पिटिशनर जो लिखते हैं, जो पिटिशन लिखते हैं उनके बारे में बात करता है। कहता क्या है कि हाई कोर्ट टाइम टू टाइम क्या करेगा, रूल बना सकता है अंडर दिस एक्ट फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, जो कि डील कर सकते हैं ऐसे पर्सन के साथ जो पिटिशन राइट करते हैं इन द कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट के अंदर, और रेगुलेट करते हैं इशू लाइसेंस और एनी सच पर्सन्स
और द कंडक्ट द बिजनेस स्केल, ये सब चीज़ें करते हैं। डिटरमाइन द अथॉरिटी फॉर द बेंचेज ऑफ द रूल्स एंड पेनल्टीज आर इम्पोज, ये सब चीज़ों के बारे में डिसीजंस कौन ले सकता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या करेगा? टाइम टू टाइम इसके बारे में रूल बनाता रहेगा। यही बात बेसिकली यहाँ पे सेक्शन नंबर 25 में बताया गया। एक बार थॉरली रीड कर लीजिएगा, इजी था ये, ठीक है। 26 बात करता है कंट्रोल के बारे में, कंट्रोल ऑफ हॉलीडे। हॉलीडे जो आपका कोर्ट के अंदर, सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर, लोअर जुडिशरी में, क्योंकि लोअर जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो लोअर जुडिशरी के अंदर जो छुट्टियां वगैरह होती हैं, उन छुट्टियों वगैरह का डिसीजन हॉलीडे के बारे में बात करता है। ये भी एग्जाम में आ जाता है कभी कभी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कहता क्या है? हाई कोर्ट शैल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ हॉलीडे ऑब्जर्व इन ईयर इन द सिविल कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए। एवरी सच लिस्ट शैल बी पब्लिश इन ऑफिशियल गजट। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? हाई कोर्ट जो है कोर्ट की छुट्टियां डिसाइड करता है, सिविल जो आपकी कह सकते हैं लोअर जुडिशरी की, लोअर जुडिशरी की जो सीट्स है, जो छुट्टियां हैं, हॉलीडेज हैं, उसका डिसीजन हाई कोर्ट करता है, ठीक है ना। और हाई कोर्ट करता है और इस छुट्टियों को कहाँ पब्लिश करता है? ऑफिशियल गजट में। ऑफिशियल गजट मतलब क्या? हिमाचल प्रदेश का राजपत्र, ठीक है। जो सेक्शन में मैंने उतना ध्यान नहीं दिया है, सेक्शन 23, 24 और एक आध सेक्शन थे, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लेक्चर जो भी ले रहे हैं वैसा ना समझे कि वो सारे सेक्शंस नहीं बताए गए हैं आपको, वो इंपॉर्टेंट नहीं थे इसलिए नहीं बताए गए हैं। ये बेसिकली वही चीज़ थी, ठीक है। एक आध दो सेक्शंस जो है, बाकी मैक्सिली जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको तो बहुत डीपली तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। यह समझ में आ गया? एग्जाम में आ सकता है, 26 नंबर सेक्शन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ भी सकता है। बताइए लिस्ट ऑफ द हॉलीडे कौन से सेक्शन में बताया गया है? तो सेक्शन नंबर 26 है। सेक्शन 27 बात करता है सील के बारे में। कोर्ट के अंदर मोहर होते हैं, कोर्ट का मोहर होता है, ऑर्डर डिक्री जो पास होता है उसके अंदर उसको देखिए कोर्ट का सील लगा हुआ रहता है, कोर्ट का मोहर। तो वो कोर्ट का मोहर कब कैसे होता है उसको कौन सा सेक्शन बताता है? वो सेक्शन नंबर 27 के अंदर दिया हुआ है, ठीक है ना। और क्या कहता है? एवरी कोर्ट every court constituted under this act shall use such form or design for their prescribed by the high court। कौन प्रिस्क्राइब करता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, बस यहाँ ये याद रखिएगा, एक फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट का डिसीजन करना हाई कोर्ट के अंदर होता है। हाई कोर्ट की पावर होती है फॉर्मेट को डिसाइड करने की। तो यहाँ बेसिकली यही बात बताया गया है इसके अंदर। अगला है सेक्शन नंबर 27 का ए। 27 का ए कहता है सर्टेन प्रोविजन टू ओवरराइड अदर लॉ। अब ओवरराइड का मतलब क्या होता है? कोई दूसरे जो लॉ दिए गए हैं उसको ओवरराइड करके ये लॉ लागू करना। इसमें क्या है? द अमेंडमेंट मेड इन दिस एक्ट बाय द हिमाचल प्रदेश कोर्ट अमेंडमेंट 1984 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ था, शैल हैव ओवरराइडिंग एनीथिंग कंसिस्टेंट विद देयर सर्टेन सेक्शन ऑफ सेक्शन 17 एंड इसको, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ध्यान मत दीजिए। इसके बाद है अगला है सेक्शन नंबर 28। सेक्शन नंबर 28 है टेम्पोरी वैकेंसीज ऑफ ऑफिसेज ऑफ ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज के जो ऑफिस है उसके अंदर जो टेम्पोरी वैकेंसी है उसके बारे में ये सेक्शन बात करता है। सेक्शन 28 कहता है क्या है कि इन द इवेंट ऑफ द अब्सेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, अगर डिस्ट्रिक्ट जज अब्सेंट होते हैं तो, और इन द इवेंट ऑफ द वैकेंट अगर होता है तो क्या होगा? उसके जगह पर कौन से होंगे? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज उसके चार्ज को संभालेंगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। और इफ देयर इज मोर देन वन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज देखेंगे और एक से ज़्यादा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं तो रैंक वाइज सीनियोरिटी वाइज देखी जाएगी। कहता है कि यहाँ पे कि डिस्ट्रिक्ट जज प्रेजेंट द फर्स्ट रैंक अमॉन्ग द सिविल जज प्रेजेंट सच। अगर ये भी डिस्ट्रिक्ट जज भी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी नहीं रहेंगे तो उसमें भी क्या होगा? सीनियोरिटी देखी जाएगी सिविल जज की, सिविल जज की रैंक देखी जाएगी और सिविल जज की जो रैंक होगी वो एक्ट करेंगे। एंड द ड्यूटी, वो क्या करेंगे? एडिशनल ड्यूटी शैल हैव द एडिशनल ओन ड्यूटी डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज विद द रिस्पेक्ट टू द फिलिंग ऑफ द सूट एंड ऑल। ठीक है, बेसिकली सेक्शन 28 में यही बात बताया गया है। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट जज नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट जज नहीं है तो उसके नीचे का एडीजे है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है, ये रहेंगे। अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी नहीं है, मान लीजिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या होगा? सिविल जज रहेंगे। अब सिविल जज में जो सीनियर होगा वो बनेगा, वो पावर करेगा, डिस्ट्रिक्ट जज का पावर को हैंडल करेगा, डिस्ट्रिक्ट जज से संबंधित जो मामले होंगे उसकी सुनवाई करेगा। ठीक है, जब तक अपॉइंटमेंट ना हो जाता है। तो ये बात यहाँ पे सेक्शन 28 के अंदर ये बात बताई गई है। सेक्शन नंबर 29 बताता है पावर टू मेक रूल।
पावर टू मेक रूल। पावर टू मेक रूल किसके पास पावर है? हाई कोर्ट के पास पावर है। हाई कोर्ट के पास पावर है मैं फ्रॉम टाइम टू टाइम इसमें रूल बनाने का, इस एक्ट के अंदर, फॉर द पर्पस ऑफ, बहुत सारे जो पर्पस यहाँ दिए गए हैं ये सभी पर्पस यहाँ मेंशन किए गए, इन पर्पस के लिए हाई कोर्ट रूल बनाएगी। अब कौन कौन से पर्पस है? फॉर द सुपरविजन ऑफ द ऑल कोर्ट ऑफ सबॉर्डिनेट टू द हाई कोर्ट एंड द विजिटिंग इंस्पेक्शन, इन सबसे संबंधित जो मामले, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है कि बताओ कौन कौन से पॉइंट हैं। तो सेक्शन नंबर 29 को आप हल्का मत लीजिएगा, इसको भी याद रख लीजिएगा ताकि क्लियर रहे आपको, ठीक है ना। तो पहला सेकंड क्लॉज का पॉइंट 2 कहता है कि ऑल, ये जो पावर है सुपरविजन पावर है, इस पे रूल बना सकता है हाई कोर्ट। दूसरा क्या है? फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ एनी प्रॉपर ऑफ द हाई कोर्ट एंड प्रिपरेशन ऑफ द पेपर वर्क, ये सारे वर्क के लिए, कॉपी पेपर वर्क, ये सब के लिए बना सकता है रूल। फी वगैरह जो चार्ज होता है इशू बाय द सिविल कोर्ट, इससे संबंधित रूल भी हाई कोर्ट बनाएगा, ठीक है। मैनर ऑफ विच प्रोसीडिंग, हाई सिविल कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स और जो रिकॉर्ड वगैरह रखे जाएंगे, इससे संबंधित जो नियम होगा वो भी हाई कोर्ट बनाएगा। और ऑल मैटर रिलेटिंग टू द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट के अंदर जितने ऑफिसर्स हैं उससे संबंधित जो रूल होंगे वो भी कौन बनाएगा? हाई कोर्ट बनाएगा। तो ये 5 आपके पॉइंट दिए गए हैं जिसको, जो रूल बनाने का जो पावर है वो आपका हाई कोर्ट के पास है। रूल बनाने का पावर हाई कोर्ट के पास है, ये इसके अंदर बात करता है, समझ गए होंगे। अगला है सेक्शन नंबर 30 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बोलता क्या है? रिपेल्स एंड सेविंग के बारे में। रिपेल्स एंड सेविंग्स बेसिकली आपका वही जो एक्ट, इस एक्ट के आने के बाद कौन कौन से एक्ट को हटा दिए गए उसके बारे में यहाँ पे बात करता है, ठीक है, और कौन कौन से एक्ट लागू रहेंगे, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। तो बेसिकली आज के हम लोगों ने जो टोटल 3 चैप्टर थे और 4 पार्ट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने मेजर 30 सेक्शंस देखे। 30 सेक्शंस हम लोगों ने आज कंप्लीट पढ़ा है, और 30 सेक्शंस के अंदर में हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट पॉइंट को काफ़ी बारीकी से देखा है। कुछ सेक्शन हम लोगों ने, जैसे 4 से 5 सेक्शंस ऐसे थे जो इम्पोर्टेंट नहीं थे, जैसे आपका सेक्शन 30 हो गया, 23 जैसा मैंने बताया, पीछे के 2 सेक्शंस और थे, तो 3 सेक्शन उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे, बाकी सारे सेक्शंस इम्पोर्टेंट थे। ये तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ तक बेसिकली आपको क्लियर हो गया होगा, होप सो। आप मेरे साथ ये चंदन सर टेक्स्ट बुक, इस पर ज्वाइन हो जाइए, PDF वगैरह मिल जाएगा, और हिमाचल प्रदेश जुडिशरी की तैयारी आप लोग करिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, और जितने भी एक्ट हैं उसको लेके आऊँगा। इस एक्ट को एक बार थॉरली रीड कर लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहें कि हाँ इस एक्ट में क्या क्या दिया गया है। बेयर पढ़ लीजिएगा इस एक्ट को, इस पूरे लेक्चर को देखना 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ईजी है। जहाँ पे आपको छोड़ा हूँ उसको छोड़िए, उसको पढ़ भी लीजिए, आपको लगता है बेयर एक्ट में, तो वहाँ से भी आपकी क्लियरेंस हो जाएगी। आगे मैं और भी सारे बेयर एक्ट, माइनर एक्ट को लेके आऊँगा हिमाचल प्रदेश का। तो यहाँ तक आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। सर लाइक कर दीजिएगा और चंदन सर टेक्स्ट बुक ज्वाइन हो जाइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।